स्टूडेंट क्लास 11 में टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद यदि कॉनिक सेक्शन में कॉनिक सेक्शन में मैंने आपको समझाया था कि यदि किसी भी परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन है और इसके चारों तरफ एक अल्फा दूसरी अंडर लाइन एल लेकर के इसके एम के चारों रोटेट कराया गया है, तो इस तरीके से का पार्ट जनरेट होगा। इस तरीके ये मान लिया कि ये अल्फा एंगल है, इसे अल्फा कह सकते हैं, ये अल्फा है। अल्फा एंगल बनाते हुए इसे रोटेट कर रहे हैं। अब हम ये डंबल शेप में जो चीज बनी है, डंबल के आकार की, इसे अपर हैंड और इसे लोअर हैंड, यानी इसको हम मान सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक के दो कील ले लें और उनके पिछले हिस्से को ज्वाइंट कर दिया जाए, तो इस तरीके का दिखेगा। और उस कील को यदि हम किसी ब्लेड या किसी के थ्रू आप उसे कट करें और इसका 90 डिग्री एंगल हो, बीटा है ये, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इससे इसका आर्क कटेगा। एनसीईआरटी में ये सेक्शन दिखाया गया है काट करके, और जो ये हिस्सा कटेगा 90 डिग्री में, तो चीज का जब हम पैरेलल हिस्सा चीज का काटे तो एक सर्किल शेप कटेगी, उसी को हम जो शेप कटेगी इस शेप को सर्किल कहेंगे। तो आपने देखा कि का एक सेक्शन में पार्ट है वो है सर्किल। तो जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, अर्थात जो हम ब्लेड लिए उसको काट रहे हैं, तो उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तब जो पार्ट कट रहा है उसका जो सेक्शन है उसे हम सर्किल कहते हैं। तो अब हम सर्किल पर ही चर्चा करेंगे कि सर्किल इक्वेशन क्या होती है, सर्किल जनरेट कैसे होगा, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब यहाँ सर्किल में यहाँ ये मान लिया जाए कि ये कोई बायएक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स वाई एंड वाई एक्सिस और ये कोई हम पॉइंट यहाँ पर C ले लें और इसके कोऑर्डिनेट S, K कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाए ये ऊपर से, तो ये डिस्टेंस h हो जाएगी और ये डिस्टेंस k हो जाएगी। तो ये हम ये कोऑर्डिनेट ये बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस x है। तो इस तरीके से आपने इसको पॉइंट माना है P H K। दूसरा पॉइंट आपने दिया, सपोज कर लीजिए P, whose coordinate x, y, और एक B पॉइंट में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है x, जिसके कोऑर्डिनेट है ये 6 है, और दूसरा पॉइंट P है, ये मूवेबल पॉइंट है और ये मूव करता है, ये इसकी डिस्टेंस कर दिया जाए a। अब a डिस्टेंस करके इसको किसी रूल के अंदर जब बनाया जाए सारे फोकस और पॉइंट फोकस बनाया जाए, इसका फोकस अपने पॉइंट लगेगा, अर्थात
इसको इस तरह से रोटेट कराया जाए इसकी डिस्टेंस पी से आगे इक्वल रहे, इसकी डिस्टेंस आगे इक्वल रहे। तो इसके द्वारा ये जो पाथ जनरेट हो रहा है, ये जो बन रहा है, ये आपका सर्किल होगा। अब ये P मूविंग पॉइंट है, C सेंटर है इस सर्किल का, फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ देखा जाए तो CP होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का मतलब होता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 की तरफ ये फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का आ जाएगा कोऑर्डिनेट के अंदर। तो यहाँ पर कैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट CP के बीच में बात करेंगे। तो CP a है, CP की वैल्यू ये है और CP दूसरे तरीके से देख दिया पॉइंट फॉर्म में, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब ऐसा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ हो गया x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू a। इसके बाद जब ये रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a। ये आपका सर्किट की इक्वेशन आ गई x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका कनेक्शन का सर्किल की इक्वेशन आ गई जब सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट x, a है और रेडियस यहाँ पर a है। तो x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a। इस सर्किल की इक्वेशन हो गई। सेंटर यहाँ पर देख लीजिए x, a और रेडियस यहाँ पर हो गई आपकी a। अब यही सर्किल का सेंटर में यहाँ लेके आ जाओ, सेंटर या ओरिजिन पर ले आए तब पोजीशन ये हो जाएगी। ये C सेंटर आ गया, तो ये C यहीं रहा x, y, ये डिस्टेंस सेम है, इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। यही सेंटर में ये ओरिजिन पर ले आया, तो x, k के प्लेस पर आप 0, 0 रख रहे हैं, तो इसी इक्वेशन में हम x के स्थान पर x रिड्यूस बाय 0 और k आल्सो रिड्यूस बाय 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ गई और यहाँ सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर जो सेंटर है वो 0, 0 है और रेडियस आपके पास रेडियस इक्वल टू आपका a। रेडियस आपका a है, सेंटर 0, 0 है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपकी सर्किल की इक्वेशन होगी और ये आपका x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू a स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आपने मैंने आपको दो इक्वेशन टाइप की बताई। इसमें जब सेंटर ओरिजिन पर हो तब ये इक्वेशन होगी और जब सेंटर अलग हो तब सर्किल की इक्वेशन ये होगी। इसके बाद हम आपको दूसरे टाइप की इक्वेशन बताते हैं। हमने आपके पास एक और इक्वेशन देखा। ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0। अब हमको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन, मैंने कहा कि जनरल इक्वेशन, सर्किट की जनरल इक्वेशन, इसको बोलते हैं सर्किट की जनरल इक्वेशन। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये सर्किट की जनरल इक्वेशन है, कैसे कह सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें शर्तें हैं। शर्तें ये है कि जो यहाँ पे x² और y² का टर्म है, उसके जो कोएफिशिएंट हैं वो इक्वल होने चाहिए और कैंसिल लगभग होने चाहिए। इक्वल यहाँ पे होने चाहिए कोएफिशिएंट x² और y²। जब कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो फिर ये सर्किट की इक्वेशन नहीं रह जाएगी। दूसरा, इसमें x y एक साथ मल्टीप्लाइड नहीं आने चाहिए। x² और y² के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए और x y का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी इक्वेशन है तो ये इक्वेशन सर्किट को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि सर्किट की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने अभी आपको प्रूव किया है, अभी बताया आपको कि x - s का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर है a²। यहाँ पे सेंटर x, k था और जो रेडियस है वो आपके पास है क्या, रेडियस है a, पहला। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है x² प्लस y² a। तो सेंटर यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 और रेडियस हो जाएगी a। तो हमने जो इक्वेशन बताई है, हम हर इक्वेशन को हमने ये और डाल दिया, तो ये भी सर्किट इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सर्किट को रिप्रेजेंट कर दिया, हमने ये बता दिया आपको। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि सर्किट को रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका वेक्टर बताइए और इसका रेडियस क्या हो, कैसे निकालिए, कैसे रेडियस निकालिए, इस चीज को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो अब पहले तो ये देखना है क्या ये बात सर्किट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हम आपको बात बताने जा रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर x² प्लस 2gx, रीअरेंज कर रहा हूं मैं इसको, और प्लस y² और प्लस 2fy और z इक्वल टू, यहाँ मैंने लिख दिया -c। मैंने c मतलब लेके थोड़ा सा गया यहाँ, थोड़ा तो मुझे लिखना है। आपने कहा x² प्लस gx, ये यहाँ पे लिख प्लस g² मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने किस तरह से प्लस f² ऐड कर दिया, तो मैं g² इधर ऐड कर सकता हूँ प्लस f² ऐड कर सकता हूँ। तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को दोनों तरफ से जो g² एक्सप्रेशन जोड़ा है, g² f² आपको राइट में जोड़ना पड़ेगा। तो यह मिल गया। अब इसके बाद देखिए कि कितना हिस्सा ये वो छोटा जगह ये a² प्लस b² प्लस 2ab वाला समस्या बन गया और f प्लस g का होल स्क्वायर हो गया प्लस और ये हो गया y प्लस f का होल स्क्वायर, दैट इक्वल आपके पास आ गया g² प्लस f² माइनस c। तो x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ इस इक्वेशन पर। इससे कंपेयर किया जाए तो आप देखिएगा यहाँ x प्लस g का होल स्क्वायर है और यहाँ x माइनस x का होल स्क्वायर, तो माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस होगा। तो मैं इसको रिसेट किए दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस का माइनस g, हमारे समय कैंसिल में प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस f का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये यहाँ a² है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, तो मुझे अंडर रूट लगा दिया मैंने,
एम स्क्वायर माइनस सी पेंडुलम लगा दिया और ऊपर में स्क्वायर लगा दिया। अभी स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस f का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट g प्लस z स्क्वायर माइनस के सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो बनके तैयार हुई है ये हम इसे कंपेरिजन किया जाए सभी इक्वेशन पर से। तो देखिए x माइनस g का होल स्क्वायर तो x माइनस h का होल स्क्वायर h की प्लेस पर माइनस g इसमें कंपेयर किया जाए तो और प्लस y माइनस f है तो यहाँ y माइनस के समझ सकते हैं कि y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर पूरे अंडर रूट साइड में अंडर रूट g प्लस z स्क्वायर माइनस को a मान सकते हैं a स्क्वायर। तो हम इसे कंपेयर करें तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो सेंटर है वो माइनस g माइनस f हो गया और जो यहाँ रेडियस है रेडियस यहाँ पर आ गई अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ये रेडियस आ गई। याद है आपको देखा तेरा हो गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस से c स्क्वायर मत कर दिया बच्चे यहाँ पे कुछ सेंटर भूल गए होंगे यहाँ c स्क्वायर लिख देते हैं। ये बात का ध्यान रखना है यहाँ पर c स्क्वायर नहीं होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c रहेगा कुछ भी स्क्वायर नहीं करना। इस तरीके से ये रेडियस आपको मैंने निकाली और सेंटर आपका निकाल दिया। इसका मतलब है इस सर्किल का ये सेंटर देखा जाए तो माइनस g माइनस f हो गया और रेडियस निकाला जाए तो आपके पास रेडियस हो गया अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। जब आपकी ये इक्वेशन दे रखी है तो आराम से आप यहाँ qgx पार्ट है वहाँ से c निकाल सकते हो 2f का ये आप f कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें x y नहीं है तो परसेंट टर्म है इससे c निकाल करके आप सेंटर और रेडियस करके बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ टॉपिक यूज होंगे। अब हम आपको एक स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में कुछ चर्चा कर लें। थोड़ा सा मैं एक इक्वेशन और बताना चाहता हूं इसमें सर्किल की। उसे बताने के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे जो शायद आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। मैं मतलब दोबारा से इस चीज को पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो लाइन होती है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्योंकि जब हम इसको x इज इक्वल टू -2 लिखेंगे तो ये समझ लीजिए यदि इसको हम बनाएंगे तो x इज इक्वल टू -2 मीन्स x पर -2 चलना पड़ेगा तो नेगेटिव इधर हो जाएगा 1 2। तो आप इस तरीके से चलेंगे x इज इक्वल टू -2 ये लाइन हो गई और जो पैरेलल टू बाई एक्सिस है तो x पे 1 और ये -2 0 से गुजरेगी ये लाइन। तो इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बाई एक्सिस हो गई बाई एंड बाई डैश एक्सिस x एंड x डैश एक्सिस। तो आपने देखा कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पर x की पावर 1 है y पावर 1 है तो ये भी क्या है लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात यहाँ पर आ रही है कि जब हम लाइन के बारे में बात करते हैं तो अब ये हमारे पास बाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इसमें एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस बाई एंड बाई डैश एक्सिस। सपोज कर लीजिए कि ये कोई पॉइंट है P whose coordinate x1 y1 और दूसरा पॉइंट है ये Q whose coordinate
x2/2। तो अब यहां हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये बात आप इसको निकालिए। तो आप जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं किसी पॉइंट के, उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस, ये यदि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला जाए इसके ऊपर और इसका नाम m दे दिया जाए, और इस डिस्टेंस, इसे डिस्टेंस हो रही है x1 और ये डिस्टेंस होती है y1। ऐसा आप 9th क्लास में 10th क्लास में समझ चुके हैं। फिर Q दूसरा पॉइंट है, ये इससे में ये परपेंडिकुलर डाला जाए, इसका नाम n दे दिया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2। ये पॉइंट शो कर रहा है कि डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस y2 है। अब इसके बाद जब हम P से परपेंडिकुलर डालें ऑन QN, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PR या PS कह दो, PR एक परपेंडिकुलर डाला है, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन QN, PR ऑन QN, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो उसके बाद ये जो डिस्टेंस है y1, तो ये nRV y1 डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इस ट्रायंगल पर विचार करें, ये एंगल यदि हम थीटा ले लें और यदि हम एक और काम करें, अभी यहां पर अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये NO की वैल्यू x2 है और ये x1 है, तो ये mn हो गया x2 माइनस x1। तो जितना mn है तो ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये भी हो गया x2 माइनस x1। ये PR की वैल्यू x2 माइनस x1 हो गई। और जो y1 ये nr है और qn की वैल्यू y2 है, तो हम qr की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हो गई y2 माइनस के y1, y2 माइनस के y1, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि स्लोप लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है कि स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है ये साइड, मतलब हाइट इसकी QR अपॉन PR, और देखा जाए स्लोप को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्लोप हो गया और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये यदि ये एंगल थीटा ले लिया जाए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा। तो आपने देखा जो स्लोप m है, तो tan थीटा को भी स्लोप कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू tan थीटा हुआ और इज इक्वल टू यहाँ पर QR की वैल्यू y2 माइनस y1 लिख सकते हैं यहाँ पे, अपॉन PR की वैल्यू x2 माइनस x1। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, किसी लाइन का, इस लाइन PQ का ये स्लोप निकल आया। स्लोप ऑफ PQ निकाला है, हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PQ, मतलब m से डिनोट कर सकते हैं, tan थीटा से डिनोट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया। तो ये स्लोप निकालना आपने नहीं सीखा है लोअर क्लासेस में, तो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया है किस तरीके से स्लोप। तो स्लोप का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, द स्लोप ऑफ ए लाइन। अब हम इस स्लोप के बाद हम कुछ
पॉइंट्स और क्लियर करना चाहेंगे आपके यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब दो लाइन होती हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। मान लिया ये अभी मैं ये फोर्थ इक्वेशन इसकी सर्किल की समझाऊंगा, उसमें यूज होने वाले इतने टॉपिक हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। इसमें यूज होंगे इस चीज को समझाने के लिए। फोर्थ इसकी इक्वेशन में और समझाऊंगा सर्किल की, उसको क्लियर करने के लिए मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं आपको। इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर यदि ये बाई एक्सिस लें हम, यदि हम यहां पर बाई एक्सिस लें और एक हम ये एक्स एक्सिस लें, यहां हम बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश बाई डैश ओ, टू लाइन्स हैं इंटरसेक्ट वन एनोदर, ऐसे कट कर रही हैं। ये दो लाइनें हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं एट एंगल थीटा पे। मान लो ये θ1 एंगल बना रही है और ये एंगल θ2 बना रही है। मान लिया कि ये लाइन L है, मेक्स एंगल θ1 एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड लाइन M मेक्स एंगल, लाइन L और ये मान दो R दे दो, R मेक्स एंगल θ2 एंगल विद एक्स एक्सिस। तो आप इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। ये एंगल इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की जगह आप अल्फा कह सकते हैं, और समझने के लिए अल्फा कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यदि इस ट्रायंगल में बात की जाए, यदि ये मान लो ये इसका नाम दे दिया जाए LMN, तो ट्रायंगल LMN में θ2 एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं θ2 = θ1 प्लस अल्फा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे θ1 और θ2 बराबर, हम ये मान सकते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ये अल्फा, ये θ1 प्लस अल्फा = θ2 हो गया है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि θ2 अब यहाँ से हमको यहाँ निकालना है अल्फा, ये निकालना है हमको अल्फा निकालना है। तो यहाँ से अल्फा जब निकालेंगे तो अल्फा = हो जाएगा θ2 माइनस के θ1, अर्थात हम लिख सकते हैं अल्फा = θ2 माइनस के θ1। अब यहां पर यदि हम tan अल्फा लिख दिया जाए और यहां पर tan θ2 माइनस θ1 लिख दिया जाता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में tan A - B, फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए इसको। tan A - B के फॉर्मूला tan θ2 माइनस के θ1। तो tan A - B का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होता है, मैं बता दूं आपको फॉर्मूला से लर्न कर लीजिए कि tan A - B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। tan A - B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। तो अब यही फॉर्मूले से हम यहाँ पे खोल रहे हैं tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस
tan θ2 into tan θ1। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि tan अल्फा इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि tan थीटा को स्लोप भी कह सकते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे इसकी जगह m रिप्लेस कर सकते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप इस तरीके से tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस के m1 m2 या m2 m1 लिख सकते हो, क्योंकि tan θ2 पहले लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो m2 इंटू m1। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका स्लोप निकालने का। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों लाइनों के बीच में एंगल अल्फा है, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना है, ये अल्फा है। अब होगा क्या कि यदि ये अल्फा बढ़ा करके, अब देखिए इस अल्फा की वैल्यू में ऐसे कर, यदि इस लाइनों को, ये लाइन L है और ये लाइन ऐसे, इसको कर दूं मैं R, तो अल्फा की इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। यदि हम इसमें अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस के m1 m2 लिख सकते हैं यहाँ। तो अब tan 90 की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट होती है, tan 90 आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट में किसी का भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी पलट देने पर, इसको हम पलटने जा रहे हैं तो हम इसको रिवर्स कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस m1 इंटू m2 अपॉन m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90। और अब जानते हैं 1 प्लस के m1 m2 अपॉन m2 माइनस m1 इज इक्वल टू tan 90 का मान हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो 1 प्लस के m1 इंटू m2 इज इक्वल टू अपॉन m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, और इसे इधर भेज देंगे तो 1 प्लस के m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये दो लाइनें परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आ